Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि यूटेट का प्रीवियस ईयर पेपर हल करेंगे पूरा डिटेल में समझते हुए। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बाकी आप अन्य PYQs जहां पर बीएड, सीटेट, एंट्रेंस एग्जाम्स और यूकेपीएससी, यूके से रिलेटेड कंटेंट अगर आप चाहते हैं तो एक बार चैनल को विजिट करें। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी तो आप स्टे कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये जो पेपर है ये बाइलिंगुअल है और ये पेपर सेकेंड है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, पेपर सेकेंड का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन है जिसमें 30 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो पूरा डिटेल में समझेंगे। हालांकि पेपर वन वाले भी इसको देखिए क्योंकि जो चाइल्ड डेवलपमेंट में कुछ बहुत क्वेश्चन थोड़ी बहुत सिमिलर भी आते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, समावेशी शिक्षा में यानी कि इन इंक्लूसिव एजुकेशन, इसका सही उत्तर क्या होगा? देयर आर नॉर्मल क्लासरूम टीचर्स, there are special instructors, there are regular processed teachers, there are both normal classroom teachers and special instructors। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन में एक तो सामान्य कक्षा शिक्षक भी होते हैं और विशिष्ट प्रशिक्षक दोनों ही होते हैं, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के क्या है बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही यही है कि रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कास्ट, एनी डिस्क्रिमिनेशन या किसी भी डिसेबिलिटी से डिस्क्रिमिनेट न करते हुए, भेदभाव न करते हुए एक ही क्लासरूम के अंतर्गत सारे लोग एक साथ पढ़ें, एक ही वातावरण में, यानी कि एक कक्षा के अंतर्गत सभी प्रकार के बच्चे बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो जाति के आधार पर हो या फिर उसके मेंटल एबिलिटी के आधार पर हो, तो उस क्लास को समावेशी शिक्षा कहते हैं। आपने पढ़ा होगा अपने कोर्सेज के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों की त्रुटि या गलती का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण सबसे उपयुक्त है? विच टेस्ट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर टीचर्स टू आइडेंटिफाई द एरर्स और मिस्टेक्स ऑफ द स्टूडेंट्स? तो इसका सही उत्तर होगा डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, या निदानात्मक परीक्षण इसको कहते हैं। ये कराया ही या किया ही, एग्जीक्यूट ही इसलिए किया जाता है कि हम मिस्टेक्स और एरर्स को फाइंड आउट करें। ठीक है, कि किसी बच्चे को किस टॉपिक के अंतर्गत, मान लीजिए उसको चैप्टर 6 उसको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, चैप्टर 6 में कौन से टॉपिक में इसको कमी है या कहाँ पर गलतियां हो रही है, तो ये सारी चीजें डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू ही पता लगेंगी कि वो कहाँ पर गलतियां कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रॉनिकल एज ऑफ अ चाइल्ड इज 8, यानी कि जो वास्तविक उम्र है वो क्या है? वास्तविक आपका है 8 साल और मेंटल एज आपका है 10। देन व्हाट विल बी द इंटेलिजेंस कोशेंट, यानी कि जिसको हम आईक्यू कहते हैं, आईक्यू लेवल। ठीक, तो ऑफ द चाइल्ड क्या होगा? देखिए, इसको निकालने का एक मैं आपको ट्रिक बताता हूं कैसे निकालना है। जो उसकी मेंटल एज है, ठीक है, मेंटल एज इज डिवाइडेड बाय, यानी कि जो उसकी मानसिक आयु है, मानसिक, ठीक है, मानसिक आयु को हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे किससे? हमारी जो वास्तविक आयु है, यानी कि वास्तविक आयु से इसको डिवाइड करेंगे इनटू 100। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर अप्लाई करें अगर, ठीक, तो उसकी मानसिक आयु क्या है? मानसिक आयु 10 वर्ष है। 10 अपॉन 8 इंटू 100। तो यहाँ पर हम अगर इसको थोड़ा सा अधिक सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, ठीक है, 25 चौको 100, 25 गुणा 5 हमारा हो जाता है 125। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 125, ऑप्शन बी। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिखे तो सीधे यही फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगाना है। ठीक ठीक, 125 उसकी उम्र होगी, आईक्यू उसका होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक की किस गुणवत्ता के फलस्वरूप अधिगम में वृद्धि होती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी ऑफ टीचर विल एनहेंस लर्निंग? ठीक है, कम्युनिकेटिंग एबिलिटी,
अभिप्रेरणा या मोटिवेशन, मार्गदर्शन, या फिर शारीरिक व्यक्तित्व या फिजिकल पर्सनैलिटी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि आपका जो मोटिवेशन, अभिप्रेरणा जो शिक्षक दे पाएगा उसके कारण से क्या होगा, उसकी गुणवत्ता के फलस्वरूप क्या हो सकता है, अधिगम में वृद्धि होगी। ठीक है, मोटिवेट कर पाए वो अपने छात्रों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव जो पर्सनैलिटी मेजरमेंट की ऑब्जेक्टिव मेथड है वो क्या है। देखिए, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि किसी चीज को ऑब्जर्व करना, तो इसमें हम थोड़ा सा बाइस हो सकते हैं और ये सब्जेक्टिव होती है, यानी कि विषय परक। साक्षात्कार तो होता ही है, इसमें एक आदमी किसका इंटरव्यू लेता है तो वो किसी भी प्रकार से ले सकता है ना। दूसरा हमारा फिर केस स्टडी में भी गहन अध्ययन किया जाता है, उसका पूरी सारे चीज़ों को बारीकी से अध्ययन किया जाता है कि वो कब क्या कर रहा है, क्या क्या चीज़ें, इंटरेस्ट, सारी चीज़ें। ठीक, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि रेटिंग स्केल हमने पढ़ा था कि किसी चीज़ को हम रेट करते हैं, जैसे वो इस प्रकार से हो सकता है 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार। ठीक है, या फिर 1 2 3 के फॉर्म में हो सकता है। तो इस प्रकार से रेटिंग स्केल में क्या होगा कि ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ बाइजनेस हो जाएगा। ठीक है, अगर हम पर्सन को वेरी कर दें, अलग कर दें, तब भी ये रिजल्ट एक जैसा आ सकता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव जो विधि होगी वो क्या हो जाएगी, रेटिंग स्केल। अगला क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा कक्ष को सही आकार देने के लिए एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। वट अ टीचर शुड नॉट टू डू सेप एन इंक्लूसिव एजुकेशन या क्लासरूम। शिक्षक को अपने विषय में पारंगत होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। छात्रों की व्यापक व्यक्ति क्या है, इंडिविजुअलिटी यानी कि व्यक्तिगता का सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल। शिक्षक को छात्रों के प्रति सख्त एवं रूढ़िवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा, और नहीं करना चाहिए लिखा था तो ऑप्शन सी ही बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि इनमें से क्या चीज नहीं करनी चाहिए थी, तो ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोलबर्ग ने नैतिक विकास के निम्नलिखित चरण बताए हैं। ठीक है, तो कोलबर्ग ने आपका जो मोरल डेवलपमेंट के कौन कौन से चरण बताए हैं, कितने बताए हैं पूछा है, तो 3 चरण बताए हैं। अब ये 3 चरण आखिर हैं क्या, तो पहला चरण है आपका क्या, ठीक है, प्री कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल लेवल। ठीक, दूसरा कन्वेंशनल, कन्वेंशनल लेवल। तीसरा आपका है पोस्ट कन्वेंशनल, और प्रिंसिपल्ड लेवल इसको कहते हैं। तो ये 3 इसके बताए थे। फर्दर इसके जो स्टेजेज हैं वो 6 हैं, लेवल तो 3 है, लेकिन जो इसके स्टेजेज हैं, स्टेजेज भी अगर मान लीजिए पूछे तो मॉरल डेवलपमेंट के कोलबर्ग के 3 लेवल्स के फिर जो टोटल हैं 6 स्टेज हैं, हर किसी के 2-2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट वे ऑफ अ टीचर टू मेक हिज और हर स्टूडेंट लर्न। एक अध्यापक का अपने विद्यार्थियों को सिखाने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है। एक अच्छा व्याख्यान देकर, लेक्चर देकर, ठीक है, इससे भी सीख सकते हैं, बट सबसे बेहतर नहीं हो सकता है। ठीक है, मॉडल दिखाकर, हाँ ये एक कदम और बढ़ के है, बट ये भी सबसे बेहतर नहीं होगा। शिक्षक में ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग, ये भी अच्छा है, बट देखिए इसमें पूछा गया कि आपको कई बार क्या होता है कि जो एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस होते हैं, आपने देखे होंगे जब बीएड का एंट्रेंस दे रहे होंगे या डीएलएड का एंट्रेंस, तब भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तब आपको क्या ध्यान देना पड़ता है, सर्वोत्तम यानी कि बेस्ट आंसर आपको देना पड़ता है। तो शैक्षिक भ्रमण के द्वारा, यानी कि जो एजुकेशनल एक्सकर्सन हमारे होता है, जैसे जंगल भ्रमण करें हम, अगर मान लीजिए हम पढ़ाना चाह रहे हैं गांव के बारे में, तो गांव का भ्रमण कराइए, जंगल के बारे में, ये वनस्पति के बारे में, तो इस प्रकार से भ्रमण के थ्रू या अलग अलग चीजों से अगर हम पढ़ाएं तो वो और ज्यादा सीखेगा। ठीक, सही मिलान करना है यहाँ पर। ये सही मिलान किस चीज का करना है, लर्निंग डिसेबिलिटीज का। ये सारी चीजें क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटीज। लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि पढ़ने की जो अक्षमता है उसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं डिसलेक्सिया। मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आपका डिस्फेजिया। लिखने की अक्षमता को क्या कहते हैं, लिखने की जो अक्षमता होती है उसको कहते हैं डिस्प्रेसिया। ठीक है, डिस्प्रेक्सिया। फिर गणित संबंधी डिसकैलकुलिया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो मैंने मिलाए, ठीक है,
ए का मैंने क्या करा 3, तो ए का 3 कहाँ पर है, ए का 3 1 और 2 में है। फिर मैंने बी का क्या करा, बी का आपका करा 4, तो बी का 4 किसमें, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये कौन कौन सी जो हमारी लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, कई जगह आपको 5 दिखेंगी, कई जगह 7 दिखेंगी। ठीक है, तो पहली तो यही है जो आपने बताया कि डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया यानी कि रीडिंग और लैंग्वेज चैलेंजेस में होता है। फिर आपका आता है डिसग्राफिया, जो अभी हमने यहाँ पर देखा डिसग्राफिया। तो डिसग्राफिया में क्या होगा, डिसग्राफिया आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसको हिंदी में इस प्रकार से लिखेंगे डिसग्राफिया। डिसग्राफिया में क्या होगा कि जो राइटिंग है, स्पेलिंग है, वो एरर इसमें आ जाएगा। ठीक, उसके बाद हमारा आता है डिसकैलकुलिया, जो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा डिसकैलकुलिया। इसमें क्या होगा कि जो मैथमेटिकल लर्निंग डिसेबिलिटीज यानी कि हम संख्याएं नहीं गिन पाएंगे, एक कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, तो वो जो लर्निंग डिसेबिलिटीज है वो डिसकैलकुलिया कहलाती है। ठीक है, फिर आपका आता है ऑडिटरी प्रोसेसिंग, जिसमें आपका क्या होता है कि सुनने में दिक्कत आती है। ठीक है, फिर आपका आता है जैसे विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, कि आप देख नहीं पाते हो, विजुअलाइज नहीं कर पाते हो चीज़ों को। ठीक है, लैंग्वेज, भाषा संबंधी लैंग्वेज प्रोसेसिंग आपका क्या डिसऑर्डर भी होता है। फिर आपका कई बार नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी भी आपकी हो सकती है। तो मेनली यही पूछे जाते हैं, इनको आप याद रख लेना, जो ये 4 और 5 है मेन, ये अगर आप याद रखोगे तो बाकी आपका काम बन जाएगा और 1 नंबर आपका क्या हो जाएगा, कंफर्म। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सतत एवं व्यापक, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में। ठीक है, जो व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का क्या तात्पर्य है, द टर्म कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूशन एंड कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूशन मीन्स। देखिए इसका जो शॉर्ट फॉर्म है CCE, जिसका है कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन। 2009 RTE एक्ट के तहत इसको लागू किया गया था, 2009 से ये चल रहा है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, इसको भी ध्यान में रखना, ये भी कई बार पूछा जाता है। ठीक, देखिए तो इसमें हमसे पूछा गया है कि इसका जो व्यापक मूल्यांकन है, इसका अर्थ क्या है। व्यापक यानी कि शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। शैक्षिक यानी कि जो हमारा स्कॉलास्टिक है, स्कूल में जो चीजें सीखते हैं, हमारा मार्किंग पेपर, ये सारी चीजें, ठीक है, ये स्कूली मूल्यांकन हो गया शैक्षिक। इसके साथ साथ कि हमारा जो कॉन्फिडेंस, समाज में हमारा आचार व्यवहार, हमारी गार्डनिंग स्किल, हमारी अदर स्किल्स, हमारे गाने, सिंगिंग की, खेलने की, तो सारी चीज़ें जब मिला करके सह शैक्षिक यानी कि शिक्षा के साथ साथ अन्य चीज़ें जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, सब जब साथ में हम सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन होता है तो उसको क्या कहते हैं, कॉम्प्रहेंसिव। व्यापक आप नाम शब्द से ही समझिए ना, कॉम्प्रहेंसिव यानी कि व्यापक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 से 12 वर्ष की आयु की अवस्था कहलाती है, द स्टेज ऑफ 7 to 12 ईयर इज कॉल्ड। तो ये कहलाती है आपका लेट चाइल्डहुड। ठीक है, कई जगह आपको 6 से 12 भी दिखेगा। ठीक है, तो ये डिफर कर सकता है, बट आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा समझिए कि इन्फेंसी तो सबसे छोटा जो शैशवावस्था होगी वो तो सबसे छोटी अवस्था होगी। उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड तब से लेकर के इन्फेंसी से लेकर के 6 वर्ष तक आप समझिए, या 7 वर्ष तक। फिर उसके बाद लेट चाइल्डहुड एंड देन फिर एडोलसेंस, ठीक है, आफ्टर 12 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ रेडीनेस इज रिलेटेड टू। देखिए रेडीनेस का मतलब ही क्या हुआ कि किसी चीज के लिए तत्पर रहना, यानी कि एफिशिएंट हो जाना उस चीज के लिए। व्हेन अ लर्नर इज रेडी टू लर्न, यानी कि कब हम सीखने के लिए रेडी हों, तत्परता। ठीक है, चाहे वो फिजिकली, मेंटली, ठीक है, हमारा इंटरेस्ट उसमें है या नहीं है, नॉलेज है कि नहीं, तो इमोशनली, इन सारे पहलुओं से अगर हम रेडी रहते हैं तो वो क्या कहलाएगा, रेडीनेस कहलाएगा। तो इनमें से हमें बताना है, तो इसका सही उत्तर है ट्रायल एरर थ्योरी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है। तो जो ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है, ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, थोड़ा सा शॉर्ट में मैं लिखता हूं, हालांकि आपने ये पढ़ रखा होगा। पहला इसका पार्ट है
री इन्फोर्समेंट, ठीक है, री इन्फोर्समेंट या जिसको हिंदी में कहते हैं पुनर्बलन, पुनर्बलन। दूसरा आपका है पनिशमेंट, पनिशमेंट या जिसको हम कह सकते हैं दंड, ठीक। तो होता क्या है जब हम पुनर्बलन देते हैं, अब ये भी दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव एंड निगेटिव पुनर्बलन होता है ना। अब जैसे पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, देखिए मैं आपसे कहूं कि कुछ कार्य करवाने के लिए मैं किसी बच्चे को ये बोलता हूँ कि बेटा मैं तेरे लिए चॉकलेट लाया हूँ, यानी कि तेरे को मैं ये चॉकलेट दूंगा, तुझे मैं ये चॉकलेट दूंगा अगर ये काम करोगे, होमवर्क करोगे तो ये पॉजिटिव पुनर्बलन हो गया। और अगर मैं कहूं कि अगर तुमने ये काम नहीं किया या तुमने होमवर्क नहीं किया तो आज से चॉकलेट बंद, टीवी देखना बंद, तो ये भी निगेटिव पुनर्बलन हुआ, लेकिन दोनों से काम हो गया। फिर बच्चा क्या करेगा, होमवर्क करेगा, ठीक है। चाहे आप चॉकलेट का बोलो कि मैं कल से तुझे 2 चॉकलेट दूंगा या चॉकलेट दूंगा या दूंगी, तब भी वो कार्य करेगा। और अगर आप ये कहो कि आज से तेरा ये बंद वो बंद, यानी कि कंडीशनिंग, तो पॉजिटिव और निगेटिव हमारा ये पुनर्बलन हो गया। पनिशमेंट क्या हो गया, जैसे पनिशमेंट में हमने कह दिया कि सिमुलेट क्या कर दिया हमने, प्रेजेंट कर दिया और फिर हमने उसको नहीं दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पनिशमेंट में भी पॉजिटिव और निगेटिव होगा। थोड़ा सा इसमें क्या होता है कि बिहेवियर डिक्रीज हो जाता है इसमें, ठीक है, इसका घाटा यही है। तो रेनफोर्समेंट अच्छा है, ठीक। तो ये तो हो गया, हम किसकी बात कर रहे थे, ऑपरेंट कंडीशनिंग में कुछ इस प्रकार से होता है कि हमने ये कंडीशनिंग कर दी या ये कंडीशंस उसको दे दी। दूसरा हमारा क्या है, फिर हमारा है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। अब देखिए क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी आपने पढ़ी होगी, जिसमें पेवलोव ने एक शानदार एक्सपेरिमेंट किया था, किसके साथ, पेवलोव ने एक शानदार एक्सपेरिमेंट किया था किसके साथ, कुत्ते के साथ। क्या करा उसने कि पहले तो बिफोर कंडीशनिंग उसने क्या करा, बिफोर कंडीशनिंग को मैं मान लो बी एफ लिख दूं, तो बी सी लिख दूं, बिफोर कंडीशनिंग थी। तो उसका मतलब क्या हो गया कि उसने सिंपल जो भी स्टिमुलस था वो दिखाया उसने, ठीक है, मान लीजिए उसको चिकन दिखा दिया, ठीक। तो उसका लार क्या है, निकल गया, उसका रेस्पॉन्स ऐसा आया और कोई भी रेस्पॉन्स उसने नहीं दिया, यानी कि नेचुरल रेस्पॉन्स में। फिर उसने क्या करा, घंटी बजाई, सिर्फ घंटी बजाई, तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, यानी कि नो रिस्पॉन्स। जब उसने चिकन दिखाया तो उसका लार निकला, जब उसने घंटी बजाई तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर उसने क्या करा, जब लार जब आपका चिकन भी दिखाया प्लस घंटी बजा करके जब उसने चिकन दिखाया तो उसका लार निकला, ठीक है, वो स्टिमुलस निकला उसका। बट फिर तीसरी कंडीशनिंग यानी कि आफ्टर कंडीशनिंग क्या होगा, ये तो ड्यूरिंग कंडीशनिंग था, आफ्टर कंडीशनिंग क्या होगा कि वो सिर्फ जब भी घंटी भी बजाएगा ना तब भी उसका लार निकलेगा, यानी कि उसकी कंडीशनिंग सेट हो गई है अब। तो ये थी हमारी क्या, क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा, मैं तो बस थोड़ा सा याद दिला रहा हूँ, ठीक। पेवलोव ने दिया था ये, इसका भी ध्यान रखना, ये भी पूछे जा सकते हैं, ठीक। ऐसे ही फिर थॉर्नडाइक ने कौन सी थ्योरी दी थी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, मैंने आपको बताया। इसमें क्या करा था कि उसने एक बिल्ली को, कैट को क्या करा, एक पिंजरे में बंद कर दिया और एक कुंडी या कुछ बटन उसने रख दिया। तो पहले तो जो उसके बाद बाहर उसने उसके लिए दूध रख दिया मान लीजिए, तो पहले तो वो पूरा एकदम कुछ करा नहीं उसने। फिर उसके बाद जब हिली तो एक बार उसका बटन दब गया और वो पिंजरा या केज खुल गया, या आप कहेंगे लेस खुल गया, ठीक है। तो बाहर निकल करके उसने पी लिया। फिर सेकेंड टाइम में उसका जो टाइमिंग है वो कम होते गया, अब उसको पता लग गया कि मैं अगर ये दबाऊंगा तो ये दरवाजा खुल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी आपने पढ़ ही रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुझाव ग्रहणशीलता किस अवस्था में सर्वाधिक पाई जाती है, इन विच स्टेट सजेस्टिबिलिटी फाउंड द हाईएस्ट, ठीक है। तो किस में हाईएस्ट पाई जाएगी, एडोलसेंस, लेट, अर्ली या फिर इन्फेंसी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि जो सुझाव ग्रहणशीलता, ठीक। जब आप देखते होंगे कि 7 से 12-15 साल तक बच्चे जो भी बोलो तो मानते हैं, उसके बाद जैसे एडोलसेंस आता है तो थोड़ा सा उनमें ग्रहणशीलता नहीं आती है, वो फिर खुद का सोचना विचार करने लगते हैं और आप समझते होंगे कई बार नोक झोंक भी हो जाती है, ठीक है, माता पिता में, माता पिता नहीं, बच्चे और माता पिता में। सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी इज अ या फिर एन क्या है, ये एक
आपका मेंटल एबिलिटी है। 14 का हमारा हो जाएगा बी, मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक योग्यता है, क्रिएटिविटी। ठीक है, हालांकि किसी केस में इनेट हो सकती है, बट देखिए हम इसको, हम देखिए अगर हम घर में बैठे रहे तो हम क्रिएटिव कैसे बनेंगे? हम चीजें जितना एक्सप्लोर करेंगे तो क्रिएटिविटी बढ़ते जाती है ना, जितनी चीजें हम देखते हैं। तो ये एक मेंटल योग्यता है, मेंटल एबिलिटी है, जिसको हम बढ़ा भी सकते हैं बाद में भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ चाइल्ड्स क्यूरियोसिटी इज कॉल्ड एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, डिफेंस मैकेनिज्म या फीलिंग, सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो फीलिंग यानी कि भाव। ठीक है, जब बच्चा किसी भाव से कुछ पूछता है तो वही उस जिज्ञासा है। ठीक है, और आपने देखा होगा कि बच्चे पूछेंगे कि हम ट्रेन से जा रहे हैं, तो वो पूछेंगे ट्रेन से ही क्यों जा रहे हैं? हम बोलेंगे क्योंकि ट्रेन जल्दी पहुंचाती है। ट्रेन जल्दी क्यों पहुंचाती है? तो गाड़ी क्यों नहीं पहुंचाती? तो इस प्रकार से वो क्वेश्चन पूछते जाते हैं ना। जैसे आम और सेब में, बेटा सेब खाओ, बोलेंगे तो आम क्यों नहीं खाओ? आम खट्टा होता है, खट्टा क्यों होता है? इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ चाइल्ड होल्डिंग द पेंसिल बाय यूजिंग हिज फिंगर्स एंड थंब शोज व्हिच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो ये क्या होगा आपका? जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि पहले जनरल से वो विशिष्ट की ओर बढ़ रहा है ना। पहले हाथ से पकड़ता था, अब वो फिंगर से ग्रेस्प कर रहा है। रीचिंग कंक्लूजन थ्रू एग्जाम्पल्स एंड फैक्ट्स कम्स अंडर विच टीचिंग मेथड? देखिए टीचिंग मेथड में आपने पढ़ा होगा डिडक्टिव, इंडक्टिव, एनालिटिक और लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड में तो सिंपल क्या है कि आपको क्लास में जाना है और आप, जैसे कि हम सभी पढ़ते हैं, तो वो लेक्चर मेथड है। आपको आगे पर से सारी चीजें बता देनी है, पूरी थ्योरी साला। तो ये लेक्चर मेथड आप बोलते जाएंगे। ठीक, और फिर डिडक्टिव मेथड में क्या होता है कि आप किसी चीज को डिडक्ट करते हो। ठीक है, समझ लो मेरे कहने का मतलब क्या है। जैसे कोई आइडिया है, ठीक है, उसको हम पढ़ते हैं, उसके प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं। ठीक है, डिडक्टिव में उसके आइडिया या प्रिंसिपल को पढ़ा, उसके बाद उसको ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्व करा और उसके बाद हम कंक्लूजन पर आते हैं। ठीक है, ये तो डिडक्टिव मेथड में हो गया। फिर हमारा आता है इंडक्टिव मेथड। जैसे एग्जांपल के लिए मैं डिडक्टिव का बताऊं कि हमने पढ़ा कि ऑल मैन आर, ऑल मैन आर मॉर्टल। ठीक, ऑल मैन आर मॉर्टल पढ़ा। फिर ऑब्जर्वेशन में हमने क्या करा कि मान लीजिए साइमन इज अ मॉर्टल, सॉरी साइमन इज अ मैन हमने पढ़ा। तो फिर जब हमने ये पढ़ा तो कंक्लूजन हम ये कर सकते हैं कि क्या जैसन इज अ मॉर्टल या साइमन इज अ मॉर्टल। इस प्रकार से हम कंक्लूज कर सकते हैं। तो ये डिडक्टिव मेथड हो गया। इंडक्टिव में क्या होगा कि पहले हम क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन करेंगे। पहले हम ऑब्जर्वेशन लेंगे। जैसे कोई अगर हम मैथ्स या फिजिक्स का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, पहले हम एग्जाम्पल से शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये इंडक्टिव मेथड हमारी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद उसको एनालाइज करेंगे। जब एनालाइज करेंगे एंड देन फिर थ्योरी वगैरह कंक्लूजन पर हम पहुंचेंगे। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक आप समझ सकते हो। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? पहले आइडियाज, फिर ऑब्जर्वेशन, फिर कंक्लूजन। इसमें क्या हो रहा है? पहले हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, फिर एनालाइज कर रहे हैं एंड देन फिर थ्योरी आ रही है। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी एनालिटिकल मेथड में क्या होता है? किसी चीज को छोटे छोटे भागों में पढ़ना। ठीक है, जैसे हम फिजिक्स में किसी फॉर्मूले को पढ़ते हैं तो उसको एक क्रमबद्ध सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हैं। पहले हम थोड़ा सा 11th क्लास में आपने देखा होगा कि हम यूनिट्स पढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर में, फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मोशन पढ़ते हैं, फिर 3D मोशन, फिर लॉज ऑफ ग्रेविटेशनल या फोर्सेस, वो सारी चीजें पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे सिस्टमेटिक वे में हम पढ़ रहे होते हैं। तो वो एनालिटिकल मेथड। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालक विभिन्न वस्तुओं को उसकी तरफ कुछ विशेषताओं के आधार पर क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना शुरू करता है? तो इसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेजेज इसको कहते हैं। ठीक है, क्या? कंक्रीट आपका ऑपरेशनल स्टेजेज। ठीक है, इसके आपके 4 स्टेज हैं। सेंसरी, फिर प्री ऑपरेशनल, पहला सेंसरी, दूसरा प्री ऑपरेशनल, फिर हमारा आता है कौन सा? कंक्रीट, थर्ड एंड फोर्थ हमारा प्री फॉर्मेशन, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 का हमारा ए, यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का ये उदाहरण है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फीडबैक इन क्लासरूम? देखिए आपने किसी को पढ़ाया, राइट, यू टॉट समथिंग इन अ क्लासरूम। अब उसके बाद बच्चों को कितना समझ में आया वो किस माध्यम से पता चलेगा? आफ्टर द फीडबैक।
ठीक है, तो जब आपको फीडबैक मिला, आफ्टर द फीडबैक यू गॉट, तो उसके बाद आप चीज़ों को एनालाइज कर पाएंगे ना, इवेल्युएट कर पाएंगे। तो ये एक पार्ट हो जाएगा। यह प्रशासनिक अपेक्षाकांक्ष से बालकों के अधिगम स्तर के बारे में अभिभावकों को सूचित करना, आत्मनिरीक्षण यानी कि स्कोप ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड फर्दर इम्प्रूवमेंट करने के लिए ना फीडबैक। जैसे मान लीजिए मैंने किसी को पढ़ाया, अगर उसको समझ में नहीं आया तो फिर इम्प्रूवमेंट के लिए हम दोबारा से उसको और अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है, ताकि उसको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, फीडबैक तो हर चीज में काम करता है ना। मान लीजिए हम किसी को कोई सामान बेचते हैं एंड देन फिर वो उसका फीडबैक देता है, तो वही चीज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी चलती। इफ अ मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड इज फाउंड इन द क्लास, व्हाट शुड अ टीचर डू इन सच सिचुएशन। देखिए, एक मानसिक मंदित व्यक्ति यानी कि रिटार्डेड जो थोड़ा सा धीमा है पाया जाता है, तो ऐसे में अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऐसे बालक का अपमान करना चाहिए? बिल्कुल रॉन्ग। शिक्षक की गति धीमी रखनी चाहिए शिक्षण की, और पढ़ाए हुए पाठ को बार बार दोहराना चाहिए। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि उसको जो उसकी टीचिंग पेस है उसको कम करना चाहिए, क्योंकि जो मेंटली रिटार्डेड बच्चा है उसकी लर्निंग पेस भी कम होगी, तो उसी की पेस के अकॉर्डिंग कम करे, और साथ में उसको और रिपीटेड यानी कि बार बार चीजों को पढ़ाए तो उसको भी समझ में आएगा। ठीक। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्रियात्मक विकास का मस्तकाधमुखी यानी कि जो सेफलोकॉर्डल सीक्वेंस है मोटर डेवलपमेंट्स का, वो क्या होता है? तो आपने बच्चों में देखा होगा, जब सबसे पहले जैसे जन्म के बाद आपने बच्चों को में देखा होगा, सबसे पहले वो क्या करते हैं, आंखें ऐसे खोलने लगते हैं, फिर सिर हिलाने लगते हैं, ठीक है, सिर से ऐसे देखेंगे, एंड देन फिर क्या करते हैं वो अपना शरीर हिलाने लगते हैं, या जो भी करेंगे, एंड देन फिर हाथ, फिर पैर। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये एक तरीके से क्या होता है, इनका स्टेज रहता है। तो ऑप्शन ए। इन विच स्टेज ऑफ टीचिंग द लेसन प्लान इज प्रिपेयर्ड बाय द टीचर। तो कौन सी स्टेज में ये किया जाता है? आपका प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। देखिए, शिक्षण के चरण है ये। शिक्षण के चरण क्या क्या है? प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज में हम प्रिपरेशन करते हैं कि कैसी चीजें पढ़ानी है, क्या क्या स्ट्रेटेजी हमको बनानी है, स्ट्रेटेजी, ठीक है, क्या चीज हम पढ़ाएंगे, लेसन प्लान, सारी चीजें इसमें आएंगी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर। फिर जो इंटरेक्टिव है, हम क्लासरूम में जा करके जो पढ़ाना, इम्प्लीमेंटेशन है, जो तैयारी हमने कर रखी, वो इंटरेक्टिव फेज में आ गया। फिर पोस्ट एक्टिव फेज में फीडबैक लेना, उसका इवेल्युएशन करना कि हमने सही पढ़ाया, बच्चों को समझ में आया नहीं आया। ठीक। विशिष्ट बालक यानी कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कैटेगरी इंक्लूड्स, यानी कि जो विशिष्ट बालक होते हैं वो कौन होते हैं? गिफ्टेड चिल्ड्रन, बिल्कुल सही। संवेगात्मक रूप से विक्षिप्त बालक, ये भी होते हैं। मानसिक रूप से मंदित बालक, ये भी होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव। देखिए, विशिष्ट बालकों का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि जो बहुत कुछ जानते हैं या जिनको बहुत जल्दी समझ में आता है। इसका मतलब ये भी होता है कि वो जो सामान्य बालक हैं, यानी कि जो सामान्य बालक हैं उनसे अलग जो भी हैं, वो सब विशिष्ट बालकों में आते हैं। ठीक है, तो 23वें का हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। कंडीशनड रेस्पॉन्स थ्योरी इज प्रोपाउंडेड बाय, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, पेवलोव की कंडीशनिंग जो थ्योरी थी वो उसको मैंने थोड़ा सा बताया था, रिकॉल करवाया था। नेक्स्ट, द मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन, कैसे? निरीक्षण द्वारा, ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय द चिल्ड्रन, बाय स्टैंडर्डाइज्ड इंटरेस्ट टेस्ट, यानी कि मानकीकृत रुचि परीक्षणों द्वारा। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी, ऑल ऑफ द अबव। सारी चीजों से उसका इंटरेस्ट हम पता कर सकते हैं। बच्चे जैसे जैसे अपने संसार को कुशलता से खोजते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, यानी कि संसार को जैसे जैसे वो एक्सप्लोर देयर वर्ल्ड, तो फिर वो ज्ञान को भी क्या, ज्ञान का निर्माण करते हैं। ये किसने कहा था? ये कहा था आपका पियाजेट ने। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी केप्ट इन माइंड इन टीचिंग प्रोसेस, यानी कि टीचिंग शिक्षण प्रक्रिया के दौरान क्या ध्यान में रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, विषय वस्तु का कठिनाई स्तर, और डिसिप्लिन एंड रेगुलर अटेंडेंस, चेकिंग ऑफ होमवर्क। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट, यानी कि बच्चे क्या सही से प्रतिभाग कर रहे हैं या नहीं, ये सबसे मेन है। ठीक है, अगर आपके बच्चे ही ध्यान नहीं रख रहे तो आप होमवर्क दे करके भी क्या ही करोगे, होमवर्क चेक करके भी क्या करोगे। ठीक। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मोटिवेशनल
नीड्स प्रोपाउंडेड बाय मैस्लो इज, तो इसका जो सीक्वेंस है वो क्या है ये पूछा गया है। देखिए अगर हम देखें पहले का फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है, शरीर संबंधी अवस्थाएं ये पहले में आना चाहिए। उसके बाद देखिए बिलोंगिंग, स्टीम नीड्स, ठीक है, सेफ्टी नीड्स, तो पहला ये हो गया, दूसरा ये, एंड फिर हमारा आना चाहिए, ठीक है, बिलोंगिंगनेस। तो 1 आपको सेकंड में दिख रहा है सी में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। A statement: the system of education for girls should be such that it helps them to become only a good homemaker and a ideal mother। तो ये सीधे ही क्या है, जेंडर बाइज्ड जजमेंट है, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल हो जाएगा सही उत्तर। सो द लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, हम शुरू करते हैं। अगर आप चैनल की मेंबरशिप लोगे तो जनरली अगर ज़्यादा स्टूडेंट होंगे तो हम आपके एक स्पेशल क्लास मेंबर्स ओनली करके चलाएंगे। इसके लिए आपको चैनल की मेंबरशिप लेनी होगी ज्वाइन। बाकी जो PYQs हैं उनको तो हम हल करवाएंगे ही एक आध, जितने भी हो पाएंगे पॉसिबल। बाकी ये मैंने आपको बताया, अगर जितने ज़्यादा मेंबर्स होंगे 15 से 20 अगर मेंबर्स आप सभी लोग होते हैं, मेंबरशिप लेते हैं यूट्यूब की, एंड देन अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना करके और साथ ही साथ एक मेंबर्स करके सारी क्लासेस में आपको पढ़ाऊंगा। बाकी वो तभी हो पाएगा जब 15-20 का मास मेरे पास मिल जाए, ठीक है। बाकी आप मेंबरशिप लेकर के बताइएगा। तो शिक्षक के लिए वंशानुक्रम एवं वातावरण का ज्ञान आवश्यक है, यानी कि जो आपका हेरिडिटी है और एनवायरनमेंट इज एसेंशियल फॉर अ टीचर, बिल्कुल, क्योंकि इससे क्या होगा, इंडिविजुअलिटी का पता लग पाएगा, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हेल्पफुल फॉर आइडेंटिफाइंग द एबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन, योग्यताओं की पहचान करना, बालकों की रुचि, इंटरेस्ट उनका क्या है, एंड द इंक्लिनेशन ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक, ऑल ऑफ द अबव सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आज की हमारी जो है क्लास थी, ठीक है, तो जुड़े रहें, धन्यवाद।